मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। आज का विषय हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी को उस स्थिति से आगे गुजरना है, और वो है प्रसव। लेकिन सामान्य प्रसव के साथ साथ उस प्रसव को हम आनंदमयी स्थिति में कैसे परिवर्तित करें, उसको हम एक डिवाइन मोमेंट में कैसे कन्वर्ट करें, इस उद्देश्य से आज ये क्लास है। तो सिंपल टिप्स बताएंगे आपको। एक तो ये बताएंगे कि एक्चुअली लेबर की स्टेजेस क्या होती हैं, मतलब प्रसव काल में आपको जानकारी होनी चाहिए कि लेबर जो प्रोसेस है पूरा डिलीवरी का, वो कितने भागों में विभाजित होता है, कैसे लेबर के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ लेबर स्टार्ट हो गई है, और फिर उसको क्या आप कैसे सहज बनाएं, आनंदमयी बनाएं, उसको बिना किसी तकलीफ के आसानी से उस स्थिति को आप फेस कर पाए, इस उद्देश्य से ये क्लास हमने रखी है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। एक मिनट। हाँ, तो इसके हम स्टेप वाइज इसको समझेंगे। पहली बात है नॉलेज। जब हमको नॉलेज होती है तब हमको डर नहीं लगता। क्या है कि अभी जो लेबर की आपको जानकारी है वो बहुत ही इनकम्प्लीट और बहुत ही सुपरफिशियल है। आपको या तो अपनी सहेलियों से या अपनी भाभी से, अपनी बहन से जो ज्ञान मिलता है वो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है। या मूवीज में आप देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि माँ चिल्ला रही है और डिलीवरी हो रही है और लेबर रूम में अफरा तफरी मची हुई है, डॉक्टर शाउट्स कर रहे हैं, सिस्टर इधर उधर भाग रही है। तो दिस इज नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन। यू शुड हैव करेक्ट नॉलेज। आपको सही ज्ञान होना चाहिए। जब सही ज्ञान होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। हमें अज्ञानता की स्थिति में ज्यादा डर लगता है। जब आपको ये पता चल जाएगा ये लेबर क्या है, कैसे होती है, तो आपको उसके विषय में ज्यादा डर नहीं लगेगा। फिर हम आपको विजुअलाइजेशन बताएंगे, कैसे आपको एक डिवाइन लेबर का विजुअलाइजेशन यानी पिक्चर पहले से बना के रखनी है अपने मन मस्तिष्क में। Then your team is very important. So don't keep changing your doctors again and again. एक बार आप अपना डॉक्टर फिक्स कर लीजिए और उसी को स्टिक करिए। हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो शुरू में ही आप अपने डॉक्टर को चेंज कर लीजिए, लेकिन एक बार आप कंफर्टेबल है अपने डॉक्टर के साथ तो स्टिक टू योर टीम। फिर रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग की एक अलग कक्षा रखाएंगे आपकी, जिसमें आपको ब्रीदिंग पैटर्न्स हम सिखाएंगे। अभी से डे 1 से आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम स्पेशल ब्रीदिंग आपको नहीं सिखा रहे हैं तब तक आप केवल प्राणायाम के माध्यम से और नॉर्मल डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। गहरी सांस लेना, और सांसों के साथ प्राण तत्व अंदर जा रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है, वो ऊर्जा बच्चे तक जा रही है, और बाहर निकालते समय दूषित प्राण या आपके डर या आपके अंदर जो भी एंजाइटी है लेबर को लेकर के वो निकल रही है। छठा पॉइंट है आपको, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। पहले विश्वास रखिए कि हाँ आप ये कर सकती हैं, सामान्य प्रसव के लिए जा सकती हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। जितनी भी क्लासेस लेने के बाद हमारे जो भी हमारी गर्भवती आती हैं हमारे पास, हाँ मैडम हम करेंगे, पर कहीं ना कहीं वो डर का एलिमेंट है, तो वो बीच में हिम्मत छोड़ देती है, नहीं नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, आप मेरा सिजेरियन कर दीजिए, या कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में रुकावट आ जाती है। कॉन्स्टेंटली आपको अपने बच्चे से कनेक्ट करना है, उससे बात करते रहिए, उसको बताइए देखो थोड़ा सा कष्ट तुम्हें होगा, थोड़ा सा कष्ट मुझे होगा, पर तुम सामान्य तरीके से बाहर आना। और उसमें हम सबके साथ, हमारी डॉक्टर हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी दादी है, तुम्हारी नानी है, सब लोग हम लोग एक मिल करके तुमको बहुत आराम से हम तुमको इस दुनिया में लेकर के आएंगे। देन
डिलीवरी के लिए जाने से पहले, लेबर रूम से जाने से पहले क्या प्रिपरेशन हमको करनी है, तो हम लोग ब्रीफ में इसको समझते जाते हैं। पहली बात नॉलेज। अब नॉलेज में आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो 9 महीने हैं, ये जो हम आपको करा रहे हैं, सब ध्यान कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, जप कराते हैं, सब चीजें एक तरह से आपको डी स्ट्रेस करने के लिए। तो डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, दे आर ऑल थेरेपीज, ये एक तरह के ट्रीटमेंट्स है। वो ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर आपको नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो तो आयरन कैल्शियम उसने दे दिया, हो सकता है थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस बता दी, लेकिन ये जितनी विधाएं हम आपको माँ की पाठशाला में करा रहे हैं, वो आपको तनाव मुक्त रखने के लिए करा रहे हैं। तो पहली बात तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई तनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपका लेबर शुरू हो तब आपके अंदर किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है जिसको मैं बार बार कहती हूँ, आप में से बहुत कम लोग योग की क्लास में आते हैं। अगर आप नियमित योगासन करेंगे, आप मेरी बात लिख के रख लीजिए, आपका बहुत आराम से डिलीवरी हो जाएगी। ये एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मसल्स आजकल हमारी बच्चियों की टाइट है। हम लोग की जिंदगी में जो श्रम है उसका कोई कहना चाहिए श्रम रह नहीं गया हमारी लाइफ में। तो जब हम श्रम नहीं करते हैं, हमारी नीचे की मसल्स जो होती हैं वो टाइट रहती हैं, रिलैक्स नहीं है, ना उनके अंदर ताकत है। योग ऐसा व्यायाम है जो हमारी मांसपेशियों को ही नहीं, हमारी हड्डी को, हमारी बोन मैरो को, हमारी नर्वस सिस्टम को, स्नायु तंत्र जिसे कहते हैं, उन सब को वो मजबूती भी देता है और लचीलापन भी देता है। तो अगर हम नियमित योग आसन करते हैं, जो आपको सुबह कराया जा रहा है, प्रीनेटल योग, स्पेसिफिकली प्रीनेटल योग, एंटीनेटल योग, विशेष आसन गर्भवतियों के लिए अगर आप करते हैं, साथ में प्राणायाम ध्यान, तो क्या हो रहा है, उससे आपका लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, थाइज, विजाइना, पेरिनियम, इस सब की मसल्स मजबूत भी हो रही है और लचीली भी हो रही है। तो जब समय आएगा तो आसानी से बच्चा नीचे आएगा। जब बच्चा आएगा, लेबर शुरू होएगी, आपको जो तकलीफ है वो कम मात्रा में महसूस होगी, क्योंकि यू आर यूज्ड टू योग, यू आर यूज्ड टू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और जो योग करता है उसके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स रिलीज होने का मतलब है, एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स। अब आप सहजता से उस लेबर प्रोसेस में जा रही हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, कम तकलीफ में, कम समय में वो बच्चा आराम से इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी है। आप 8th मंथ में स्टार्ट करोगे तो वो रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 4th 5th मंथ से आप लेबर के ये एंटीनेटल योग के साथ जुड़िए, ठीक है। तो इसका साइकिल मैं बताऊंगी किस तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। अब एक डेट आपको देती है डॉक्टर, उसे कहते हैं EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इट इज ओनली एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, नॉट द डेट ऑफ डिलीवरी। ऐसा नहीं है कि उसी दिन बच्चा होगा, बच्चा उससे 15-20 दिन पहले भी हो सकता है और उसके 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। यूजुअली 8.5 महीने के बाद बच्चा कभी भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज दे अकर अराउंड दैट EDD। ये EDD क्या होती है? जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उससे हम 9 महीने गिनते हैं प्लस 7 डेज, उसको EDD कहते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्रॉस हो रही है तो 5-6 दिन और हम रुकते हैं विद ऑब्जर्वेशन, प्रोवाइडेड आपका गर्भ जल यानी कि लाइकर कम नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा नीचे आ जाना चाहिए, मूवमेंट सही चल रहे हो, आपका कलर डॉपलर सही हो, NST टेस्ट अगर डॉक्टर ने किया है वो सही हो, तब इन कंडीशंस में हम EDD के बाद भी इंतजार कर सकते हैं। कुछ प्री लेबर साइंस होते हैं, जैसे कुछ लास्ट के 10-12 दिन में आपका यूट्रस टाइट होता है और रिलैक्स हो जाता है, टाइट होता है, रिलैक्स हो जाता है, हल्का फुल्का दर्द आता है, आपका जो बच्चे का हेड है वो नीचे की हड्डी से टकराता है, हड्डी के पास आ गया तो जो प्रेशर है वो नीचे को लगेगा।
ये साइन है कि लेबर शुरू होने वाला है। जब बेबी ऊपर तक है, जब 8.5 मंथ होता है, तो बच्चा आपके बिल्कुल रिब्स के नीचे तक पहुंच जाता है, मतलब डायफ्राम को टच करता है, चेस्ट के नीचे। तो आपको बहुत हैवीनेस लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर ये प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाए और हेड का प्रेशर नीचे आने लग जाए, बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ जाए, आपको हड्डी में ऐसा लगे कि चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, प्रेशर नीचे आ गया, इसका मतलब बच्चा जो है वो पेल्विक बोन में एंटर कर गया है। इसे कहते हैं इंगेज्ड, द हेड इज इंगेज्ड। तो वो लेबर, मतलब लेबर अब शुरू हो सकती है। या फिर आपको डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कभी डिस्चार्ज के साथ हल्का सा ब्लड आ जाता है, डोंट वरी, ये शो होता है। इसके बाद इसका मतलब लेबर की प्रोसेस शुरू होगी। कभी कभी आपको हल्का सा पानी का रिसाव होता है। अगर हल्का पानी का रिसाव हो रहा है तो इतनी चिंता नहीं है, अभी हमारे पास समय है, तो डॉक्टर आपकी लेबर की प्रोसेस को एक्सपेडाइट करेगी, वो मेडिसिन दे करके वो आगे प्रोसेस को बढ़ाएगी। लेकिन अगर पूरी जो हमारी एमनियोटिक फ्लूइड की थैली है वो फूट जाती है, पूरा रप्चर कर जाता है, और धार के साथ जैसे किसी ने टैप खोल दिया हो, अगर ऐसे पानी निकल रहा है, दैट इज एन इमरजेंसी। उसमें आप तुरंत डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, वो डिसाइड करेगी कि अगर बच्चा ऊपर है तो वेट करना है कि नहीं करना है, या सिजेरियन करना है। ठीक है। अब हम बहुत डरते हैं कि इसमें हमको दर्द होगा, तकलीफ होगी। तो सबसे पहले तो हमें यूनिवर्स में ये मैसेज डालना है कि ये लेबर पेन नहीं है, ये लेबर ऑफ लव है, ये पति पत्नी के प्यार की निशानी है। तो देयर इज नो पेन इन्वॉल्व, नो वर्ड ऑफ पेन यू विल यूज। अगर आपको पेन आ रहा है तो आप अपने हस्बैंड से कहिए, नहीं मेरे को लेबर ऑफ लव शुरू हो गया। तो हम कभी भी पेन वर्ड ही नहीं यूज। तो ये हमने बात करी आपसे कि लेबर ऑफ लव वर्ड हम यूज करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट यूज लेबर पेन। फिर हम ये देखें कि लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, आप अपना करियर बनाते हैं, तो क्या आपको कोई कष्ट नहीं होता? आप रात में जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप जॉब के लिए जाते हैं, उसमें भी कुछ एफर्ट लगता है। फॉर दैट मैटर आप एक नई डिश भी अगर बनाते हैं घर में, तो उसके लिए भी आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं, टाइम लगाते हैं, रेसिपी देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, सब काम करते हैं। तो एक प्लान, मतलब एक कुछ नॉर्मल से तो अलग हटके आपको एफर्ट डालना पड़ता है। तो जब इतना बड़ा आप क्रिएशन कर रहे हैं, एक नए जीव को इस दुनिया में ला रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ सहना तो बनता है ना। इतना बड़ा काम, मातृत्व का सुख आपको मिल रहा है, आपको कोई माँ बुलाने वाला आने वाला है, तो इतना तो आप उसके लिए कर ही सकते हैं ना। तो इसको, इस थॉट को निकाल दीजिए कि हम इस दर्द को नहीं सह सकते। पहली बात तो ये दर्द नहीं है, ये लेबर ऑफ लव है। और दूसरी बात, ये चूंकि हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी लाइफ का, एक नए जीव को इस दुनिया में लाना, वो हमारे थ्रू आ रहा है। ईश्वर ने हमें ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व को हम इस दुनिया में ला रहे हैं अपने माध्यम से। अब डेफिनेटली आपने 9 महीने इसके लिए इतना तप किया है, इतना त्याग किया है, इतनी आप क्लासेस कर रही हैं, एक टाइम टेबल बनाती हैं, इतना एफर्ट डालती हैं, तो उसको लाने की प्रक्रिया भी, जिम्मेदारी आप ही की है जीवन में, है ना। तो इस दुनिया में लाने के लिए इतना कष्ट आप सह सकते हैं, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। फिर ये हमको मान के चलना है कि ये दिव्य, कहना चाहिए एक दिव्य पल होगा हमारे लिए। हमने 9 महीने तक इतना उसके लिए वेट किया। पहले सोचिए, वो दिन याद करिए जब आप प्लान कर रहे थे, तो फिर वो दिन याद करिए जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया था, आप कितने एक्साइटेड थे, आपने फोटो खींची उस टेस्ट की, आपने शेयर करी हस्बैंड के साथ, घर के लोग कितने खुश हुए, फिर आपकी कितनी पैम्परिंग हुई, कितना आपका ध्यान रखा गया, आपने स्वयं अपना कितना ध्यान रखा, बच्चे से इतनी सारी बातें करी। तो डेफिनेटली जब वो आपकी गोदी में आएगा, आपके हाथों में आएगा, वो कितना सुंदर और कितना दिव्य एक क्षण होगा कि वो बच्चा जिसको आप अभी अनदेखे शिशु के साथ आप कनेक्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उसके लिए क्या क्या आपने प्लान्स बना लिए, क्या क्या उसकी एक मन में छवि बना ली। आप अल्ट्रासाउंड देख के भी इमेजिन करते हैं
हमारी जितनी गर्भवती बिटिया आती हैं क्लिनिक में, वो कहती मैम इसमें फेस नहीं दिखाई दे रहा, डॉक्टर से कहिए प्लीज इसमें अगली बार फोकस करें, मुझे बच्चे का फेस देखना है। तो उसी को देख करके इतना खुश हो जाती हैं। तो सोचिए जब एक्चुअली में आप उसका मुखमंडल निहारेंगी, देखेंगी कि कान्हा जैसा शिशु आपके गोदी में है, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। तो इस बात को आप रिपीटेडली ध्यान करिए कि वो कैसा लगेगा जब मेरी बाहों में आएगा, वो मुझे कैसा फील होगा। आपको बताते हुए ही मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं कि देखो कितना एक सुंदर एक पल आपका होगा वो, जब वो शिशु आपके पास आएगा। तो वो प्रोसेस आप भूल जाइए, आप केवल गोल को याद रखिए, लक्ष्य को याद रखिए कि अल्टीमेटली वो बच्चा मेरी गोदी में आएगा। ठीक है। फिर हर डिलीवरी अलग होती है, तो हमको कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करके परेशान नहीं होना है कि इसको तकलीफ हुई ज्यादा तो मुझे होगी, या इसके कोई कॉम्प्लिकेशन हुए तो मुझे होंगे। लोग डरे रहते हैं, अपने घरों में घटनाओं से डरे रहते हैं, तो वो डर आपको मन से निकालना है। उसको निकालने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे अभी कि लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो एक्चुअली बात करें अगर मेडिकली, तो लेबर की 4 स्टेजेस होती है, पर आपके काम की 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज होती है जिसमें जो बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो खुलना शुरू होता है। बच्चेदानी का मुंह नॉर्मली बंद है और उसकी लेंथ नॉर्मली, सर्विक्स की लेंथ, यूट्रस और सर्विक्स दो अलग अलग पार्ट है। एक गर्भाशय है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, और गर्भाशय का जो मुंह होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में ये सर्विक्स करीब 3.5 सेंटीमीटर का होता है। प्रेगनेंसी में ये धीरे धीरे सिकुड़ता है, ऊपर को जा रहा है, एंड इट स्टार्ट्स टू मर्ज विद द यूट्रस। देखिए आप देखिए, ये पहले यहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, ये नॉन मतलब ये अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये नॉर्मल सर्विक्स है जिसकी लेंथ लगभग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। अभी किसी प्रकार का कोई लेबर ऑफ लव शुरू नहीं हुआ है, तो ये लेंथ जो है नॉर्मल सर्विक्स की है। फिर लेटेंट फेज में धीरे धीरे ये मुंह खुलना शुरू हुआ। लेटेंट फेज का मतलब, सॉरी, फर्स्ट स्टेज का मतलब ऑस, जो सर्विक्स का ऑस है, मुंह है, वो बंद है, उसको लेकर के फुल्ली ओपन जब वो हो जाएगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन इसका हो जाएगा, क्लोज्ड से 10 सेंटीमीटर, वो फर्स्ट स्टेज, यानी कि बंद मुंह से पूरे मुंह का खुलना, ये फर्स्ट स्टेज है। और इसके 2 पार्ट है, लेटेंट एंड एक्टिव। लेटेंट फेज वो होता है जब लगभग नॉन ओपन स्टेज से लेकर के 1 to 3 सेंटीमीटर तक का मुंह खुल जाता है, और इस प्रक्रिया में ज्यादा टाइम लगता है। हल्के हल्के पेन आते हैं, थोड़ा रानी का रिसाव होता है, थोड़ा डिस्चार्ज होता है, तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट फेज होता है। जरा सा पेन आया और आप लोग भागते हो, डॉक्टर कह देते एडमिट करो, फिर हॉस्पिटल का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि अब कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हो नहीं रहा कुछ भी। तो अगर आपका हॉस्पिटल पास है तो आप लेटेंट फेज में, जबकि पेन बहुत ज्यादा नहीं है, सॉरी, लेबर ऑफ लव, तब तक की मुंह उसका जबकि 1 to 3 सेंटीमीटर खुल रहा है, तब तक अगर संभव हो तो आप घर पे समय काट सकते हैं, समय समय पे जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक्टिव फेज में ये 3 सेंटीमीटर से पूरा 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, ये वाला लास्ट स्टेज। देखिए ये 5 सेंटीमीटर हुआ डायलेटेशन, आधा डायलेट हुआ, ये पूरा डायलेट हो गया, और अब सर्विक्स ही पूरा खत्म हो गया। ये पूरा सर्विक्स धीरे धीरे जो है यूट्रस में मर्ज हो गया। जो एक इतना लंबा सर्विक्स था वो सिकुड़ा, और सिकुड़ करके खुलता जा रहा है। 2 प्रोसेस चल रही है एक साथ, एक तो मुंह का खुलना और एक सर्विक्स का गायब होना, मतलब सर्विक्स जो है यूट्रस के साथ मर्ज होता जा रहा है, इसे कहते हैं एफेजमेंट। ये है पूरी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है जिसमें कि बच्चा फुली डायलेटेटेड सर्विक्स में से निकल के बाहर आता है। तो पहली संतान में ये इसमें लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। थर्ड स्टेज है जिसमें आपका जो प्लेजेंटा है और मेम्ब्रेन्स है वो हम डिलीवर कराते हैं। फोर्थ स्टेज में जिसमें डॉक्टर को वॉच करना होता है डिलीवरी के बाद, वो आपके लिए नहीं है। तो मैंने बताया 3 स्टेजेस आपके मतलब की हैं। फर्स्ट स्टेज जिसमें बच्चेदानी का पूरा मुंह खुलेगा, सेकेंड स्टेज जिसमें एक्चुअली डिलीवरी होगी, और थर्ड स्टेज जिसमें प्लेजेंटा विद
मेम्ब्रेन्स डिलीवर होगा। आप लोग समझते हैं ना प्लेजेंटा, हिंदी भाषी क्षेत्रों में से कनारी भी कहते हैं। ये वीडियो तो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये फिर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, एक तो पहली बात कि लेटेंट फेज को आपको बहुत आराम से निकालना है, आपको घबराना नहीं है इसमें। लेटेंट फेज में टाइम लगता है, 12 से 36 घंटे भी लग जाते हैं। धीरे 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 पेन आते हैं और मुंह खुलता है। इस स्टेज में आप किताब पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, मंत्र करिए, प्राणायाम करिए। इसमें सबसे ज्यादा ब्रीदिंग हेल्प करती है। अभी से आपको नियमित रोज दिन में कई बार गहरी सांस लेनी है, रिलैक्स करना है और सांस बाहर निकालनी है। ये प्रोसेस को आप फॉलो करिए। एक्चुअल ब्रीदिंग की टेक्निक्स हम आपको किसी क्लास में करवाएंगे। फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन क्या करना है, आपको यहां से अपनी पूरी लेबर का डिजाइन तय करना है। यहां से दिमाग से पहले 8वें महीने से आप रियलाइज करिए कि आपको थोड़ा थोड़ा लेबर ऑफ लव शुरू हुआ। फिर मान लीजिए आपका बैग रेडी नहीं है तो आपने बैग लगा लिया। वैसे तो 4 हफ्ते पहले से आपका हॉस्पिटल बैग रेडी होना चाहिए। फिर आपने अपने हस्बैंड को बताया कि देखिए मुझे लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उन्होंने मान लीजिए अपनी मदर को बताया, या जो भी आपके घर में और कोई कंपेनियन है उनको सबको लेकर के आप अपने हॉस्पिटल पहुंचे। वहां आपको सिस्टर ने एडमिट किया, आपको लेबर रूम में लेके गई। आप आराम से वहां पे रिलैक्स कर रहे हैं। आपने हल्का हल्का अपना म्यूजिक या मंत्र या गीत जो चलते हैं वो बजा लिए। और उसके बाद डॉक्टर आएंगी, वो आपको चेक करेंगी, वो आपको बताएंगी कि सब नॉर्मल है और अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है और फिर आराम से बच्चा हो जाएगा। उसी प्रोसेस में अगर थोड़ा सा लेबर ऑफ लव बढ़ता है तो आप अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, अपने बच्चे से संवाद करिए कि बेटा आप देखो प्रोसेस तेजी से बढ़ रहा है और शीघ्र ही तुम मेरी बाहों में आ जाओगे, शीघ्र ही तुम मेरे पास आ जाओगे। फिर मैं तुम्हें गोदी में लूंगी, तुमको प्यार करूंगी, तुमको अपने आलिंगन में लेकर के अपनी छाती से लगाऊंगी। तो अपने फियर को आपको खत्म करना है, विश्वास करना है कि ये बहुत आराम से पूरी प्रक्रिया होने वाली है। इसको आप बार बार विजुलाइज करिए। दिस इज द साइंस ऑफ माइंड ओवर मैटर। ये है थॉट से एक सिचुएशन को क्रिएट करना। जैसी आप पिक्चर क्रिएट करेंगे वैसा ही होगा। तो आपको ये सब बातें बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी है कि जैसे दिखाते हैं सीरियल्स में, पिक्चर में कि डिलीवरी हो रही है, माँ चिल्ला रही है, वो चीख रही है। बिल्कुल नो, नॉट एट ऑल, डोंट सी ऑल दिस। आप बिल्कुल रिलैक्स तरीके से विजुलाइज करिए कि बहुत सहजता से बच्चा बाहर आ रहा है और आपने बहुत आनंद में होकर प्रेम पूर्वक उससे बातें करते हुए उसको जन्म दिया। वैसा ही होगा। और ऐसे केसेस हुए हैं जो ऐसा करते हैं। वो कैसे होता है उसकी साइंस आप समझिए। फियर कब क्रिएट होता है, जब आप ऐसा भयानक सा चित्र देख लेते हैं, भयानक सी मूवी देख लेते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वही डर आपको लग रहा है जब आप डिलीवरी की प्रोसेस में, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होएगा। कॉर्टिसोल से आपकी सारी मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, जकड़ जाएंगी और जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलने की बजाय, दर्द आने की बजाय भी खुलेगा नहीं। और ये पूरी प्रोसेस गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि पूरी प्रोसेस क्या है, जब ऊपर से लेबर ऑफ लव आता है तो बच्चा नीचे पुश होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जगह बनती है, बच्चा नीचे चला आता है। फिर दूसरा लेबर ऑफ लव आया, फिर ऊपर से बच्चा नीचे आया, नीचे मुंह और खुला, बच्चा और नीचे आया, वजाइना की मसल्स ने जगह दी और वो नीचे आता चला गया। ये प्रोसेस नॉर्मल है। लेकिन जब आपका कॉर्टिसोल रिलीज हुआ तो सारी मसल्स आपकी टाइट हो गई। अब ये खुलने की बजाय सिकुड़ रहा है मुंह, और ये ऊपर से दर्द आ रहा है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, नीचे से मुंह नहीं खुल रहा। ये इसे कहते हैं डिस्टोशिया, सर्वाइकल डिस्टोशिया। डिस्प्रपोर्शनेट बिहेवियर हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। अब ज्यादा तकलीफ हो रही है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये प्रोसेस तब होती है जब टेंशन होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो स्वतः जगह नहीं दे रहा। हमारी पूरी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है ना। तो इसमें अधिक तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ जब हम रिलैक्स्ड हैं, इसी को हम उल्टा कर देते, फियर की बजाय वी आर इन लव, हम प्रेम में हैं, हम खुशी में हैं, तो कॉर्टिसोल ना रिलीज होकर के एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे।
एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स है, स्वतः खुलता चला जाएगा मुंह और आराम से बच्चा हो जाएगा। तो ये आपको करना है। किससे करना है? इसमें आप किस किस टूल का इस्तेमाल करेंगी? आप हल्का म्यूजिक लगाएंगी, आप कुछ पढ़ेंगी, मंत्र उच्चारण करेंगी, मंत्र पे ध्यान लगाएंगी। ये श्लोक आपको सिखाए जा रहे हैं, इनको मनी मन बोलिए, वहां से ध्यान हटाइए, ब्रीदिंग करिए और इसी तरह से बच्चे से संवाद करिए कि आप बहुत जल्दी मेरे पास आने वाले हैं, और उससे प्यार की वार्ता करिए। और जो आपके आसपास लोग हों वो भी, आपकी जो टीम है वो भी कोऑपरेटिव होनी चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी टीम आपका कितना सहयोग कर रही है। डॉक्टर सिलेक्शन में क्या होता है कि कई बार आपकी पूरी फैमिली जिस पे जाती रहती है उसी डॉक्टर पे आप जाते हो। मान लो आपकी मदर इन लॉ की डिलीवरी उन्होंने कराई, आपकी सिस्टर इन लॉ की कराई, लेकिन आपका उनसे ट्यूनिंग नहीं बैठता, तो इट इज ऑलवेज बेटर यू चूज योर ओन डॉक्टर, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं, जिससे पूरा डिस्कस कर सकते हैं। हॉस्पिटल भी पहले से चूज कर लीजिए। यूजुअली हमारे यहाँ लेबर रूम में किसी को नहीं रहने देते, पर लेबर रूम के बाहर जो अटैच रूम होता है उसमें कोई ना कोई रुक सकता है। विदेशों में तो लेबर रूम के अंदर भी पति जा सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है इंडिया में। तो आपके लेबर रूम से अटैच रूम में जो रहने वाला है वो बहुत ही काम नेचर का होना चाहिए, बहुत ही शांत स्वभाव का होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आपको तनाव दे रहा है, 2-2 मिनट में डॉक्टर को बुलाता है, देखिए डॉक्टर क्या हो रहा है, इसको तकलीफ बढ़ रही है, देखिए परेशान हो रही है, तो आप और परेशान होंगी। कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति होना चाहिए और जो शांत स्वभाव का, जो आपके सिर पे हाथ फैलाए, थोड़ा कमर में मसाज कर दे, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल है वैसी बातें करे। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, whomsoever you are comfortable। एक व्यक्ति को ऐसे रखिए जो वहां के माहौल में शांति लाए और किसी प्रकार के तनाव को नहीं बढ़ाए। फिर पोस्चर्स होते हैं। अब क्या है, समय काटना है। जब तक आप कम से कम 3 फिंगर लूज, ऑलमोस्ट 7-8 सेंटीमीटर नहीं हो जाते, तब तक सिस्टर आपको लेबर टेबल पे नहीं लेती, उस तक आप अपने बेड पे ही रहते हो। तो उस पोजीशन में उससे पहले जरूरी नहीं है कि आपको लेटना ही है, आप बैठ सकते हो, आप चल सकते हो, आप जैसे 4 पैरों पे ना, 2 पैर 2 हाथ पे ऐसे हो सकते हो। और नहीं होता है तो आप बीच बीच में किसी का सहारा लेकर के खड़े हो सकते हो। आप चाहें तो करवट से लेट सकते हैं, आप पिलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 पिलो लगा करके, जो पोस्चर में आपको कंफर्टेबल है, या पोस्चर 2-3 बार बदलना भी है तो भी कर सकते हैं। एनवायरमेंट को सूदिंग बनाइए। आप अपनी शीट लेके जाइए, अपने पिलोज लेके जाइए, जिससे आपको हॉस्पिटल वाली फील ना आए। आपके पास आपका म्यूजिक का फोल्डर होना चाहिए। आप अगरबत्ती लेकर के जा सकते हैं अपनी, वहां धूप बत्ती और या एरोमा स्टिक्स ले जाइए, लैवेंडर ऑयल, आप ऐसे जो आते हैं ना जिसमें वेपराइज होता रहता है, दिए आते हैं, वो तो थोड़ा सा अपने बैग में रख लीजिए, वहां पे वो जला लीजिए, जिससे एरोमा से आपको कामनेस रहे, आपको शांति लगे। मसाज ऑयल लेके जा सकते हैं, जो आपके साथ में, उनसे कह दीजिए थोड़ा हमारी कमर पे मसाज कर दीजिए। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया। और किसी किसी हॉस्पिटल में पेनलेस डिलीवरी की सुविधा होती है, जिसमें आप एपिड्यूरल भी ले सकते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है वो पेनलेस डिलीवरी के लिए होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से अपनी डॉक्टर से बात करनी होगी, क्योंकि उसमें एक एनेस्थेटिस्ट भी इन्वॉल्व होता है। ये देखिए जो पोस्चर्स मैंने आपको बताया ना, आप इस तरह से बैठ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप दूसरे का सहारा लेके खड़े हो सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं, आप इस तरह से पिलो लगा करके, करवट लेकर के लेट सकते हैं। एनी पोस्चर विच हेल्प्स यू कैन टेक। ठीक है। ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई, डीप ब्रीथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जब लेबर ऑफ लव आ रहा है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस बीच में आप गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करिए। लेकिन वो तब नहीं होगा, जब आप पहले से इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब वो आपको आदत पड़ेगी कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। तो डिलीवरी में पूरे 9 महीने में आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए, गहरी सांस लेना, रोकना और निकालना, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर ये सर्ज ब्रीदिंग और जे ब्रीदिंग की टेक्निक्स हम आपको क्लास में सिखवाएंगे। फिर यू ट्रस्ट योर बॉडी, आप अपने के ऊपर ये विश्वास रखिए कि मैं सामान्य प्रसव कर सकती हूँ। ये आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए
क्यों नहीं होगा? ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई बीमारी तो नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्ट, आपकी बॉडी है, आपने योगासन किया है, प्राणायाम किया है, आपकी पूरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, आपका बच्चा ओवरवेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप पहले से ध्यान रखिए कि आपका बच्चे का वजन कितना जा रहा है। नॉर्मली 2.25 से लेकर के 3.25 किलो तक के बच्चे आराम से डिलीवर कर जाते हैं। जैसे ही बच्चे का वजन 3.5 या उससे ऊपर जाने लगता है तो डिलीवरी में दिक्कत आती है। फिर एक और चीज देखनी पड़ती है कि आपकी पेल्विस का साइज, यानी कि हड्डी का साइज और बच्चे का साइज दोनों आपस में मेल खाते हैं कि नहीं। कई बार क्या है कि बच्चा भले ही 3 ही किलो का है लेकिन माँ की हड्डी छोटी है तो वो बच्चा नहीं डिलीवर कर पाता। इसके लिए वो डॉक्टर उसी समय या तो बताती है या थोड़ा आइडिया अल्ट्रासाउंड से भी कई बार साइज का बच्चे का लग जाता है। दूसरा, सोचिए मत, बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करिए। पहले से ही 3-4 महीने से ही हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो पूछने लगते हैं, मैम हमारी डिलीवरी नॉर्मल होएगी कि सिजेरियन होगा? अभी नहीं पता भाई, अभी नहीं बता सकते। आप मत सोचिए इस विषय में, आप ये मान के चलिए सब नॉर्मल है और नॉर्मल ही होगा, लेकिन इसको एनालिसिस नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब जो हमारे जितने आसपास आप देखिए पशु है वो भी तो डिलीवरी करते हैं लेकिन दे कांट थिंक, जो होगा उसी समय वो झेलते हैं। लेकिन हमको नहीं इस तरह से सोचना है, हमको रिलैक्स करना है। तो आप इसके बारे में ज्यादा एनालाइज ना करिए, विश्वास रखिए कि आपके अंदर ये शक्ति है और आप इसको कर सकते हैं। फिर आपको संवाद करना है बच्चे के साथ। बच्चे के साथ संवाद में इसकी प्रैक्टिस आप पहले से ही करना शुरू कर दीजिए। 8.5 महीने से ही आप इसको बताना शुरू कर दीजिए बच्चे को कि देखो बेटा अब समय आ गया है, तुम शीघ्र ही मेरे पास आने वाले हो और हम तुम्हारे पिता, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी नानी, नाना, सबके नाम, जितने आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं सबके नाम लीजिए, जो भी आपसे कनेक्ट हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं। इनफैक्ट हम लोग का भी नाम आप ले सकते हैं, हम लोग आपसे इतना कनेक्टेड फील करते हैं कि हम लोग सब मिलकर के आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सबका स्वागत, आपका स्वागत करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। तो आप आइए, आराम से आइए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा उस प्रक्रिया में। हम और आप मिल करके इस पूरी प्रक्रिया को आराम से महसूस करेंगे और एक दूसरे से बात करते हुए इस जर्नी को हम साथ साथ में ट्रैवल करेंगे। ये बातें आपको बच्चे से करनी है। जो कहानी आप रोज उसको सुनाती हैं उस समय सुनाइए, जो गीत आप उसको सुनाती रही हैं 9 महीने उससे, उसके द्वारा उससे बातें करिए। और इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीर रस से पूर्ण गीत सुनिए तो आपको बल मिलेगा। 3rd ट्राइमेस्टर में 7th मंथ ऑनवर्ड्स आप जितने वीरता वाले गीत हैं वो सुनिए तो आपके अंदर वीर रस का प्रवाह होएगा और आप पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहेंगी इस प्रसव के लिए। ठीक है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरी तैयारी करी और आप बहुत इस विश्वास से परिपूर्ण है कि मेरी डिलीवरी सामान्य प्रसव के तौर पे होएगी, नॉर्मल होएगी, लेकिन फिर भी कई कारण ऐसे होते हैं जो उसी समय आपका चिकित्सक कहता है कि नहीं डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो आप प्लीज उसमें एकदम टेंशन में मत आइए। देयर आर मेनी रीजंस जिसमें कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी लास्ट मोमेंट पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। जैसे यदि बच्चा घूम जाता है और बच्चे के पैर नीचे आ जाते हैं या बच्चा टिल्ट हो गया, बच्चा ऑब्लिक हो गया, इसे कहते हैं एबनॉर्मल लाई ऑफ द बेबी, मतलब उसका सिर हड्डी के अलाइनमेंट में नहीं है, सिर या तो टेढ़ा चला गया, साइड में चला गया, या शोल्डर सामने आ रहा है, या ब्रीच कहते हैं जिसमें पैर या बटक्स नीचे आ जाते हैं। इस कंडीशन में डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी हड्डी अगर इस लायक नहीं है, इसे कहते हैं किफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि बच्चे के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही आने के लिए, या जो लेबर ऑफ लव शुरू हुआ वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि आपके बच्चे को बाहर तक पुश कर सके। उसके लिए कुछ दवाइयां भी होती हैं, लेकिन ये डॉक्टर का डिस्क्रिशन होता है कि वो दवाई इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो लेट द डॉक्टर डिसाइड।
कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है वो असमर्थता जताते हैं तो आपको सहजता से उसको स्वीकार करना है। कभी कभी बच्चे की नाल निकल के बाहर आ जाती है, दिस इज अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन, ये एकदम डायर एकदम इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें कि तुरंत हमको बच्चा निकालना होता है। कभी कभी जब लेबर की प्रोसेस चल रही है उसमें अचानक से बच्चे की धड़कन धीमी लगने पड़ने लगती है, यानी कि बच्चा अब उन दर्द को नहीं सहन कर पा रहा है। और बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे अचानक से ब्लीडिंग हो जाए, अचानक अंदर से प्लेजेंटा रप्चर कर जाता है, इस कंडीशन में भी हमको इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। ये देखिए, ये जैसे कि ये कंप्लीट फ्लेक्शन है, ये पोजीशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर बच्चे का सिर इस तरह से है एक्सटेंशन में, तो ये डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसमें पुअर फ्लेक्शन है, तो इसमें कभी कभी नीचे आते आते तक बच्चा नॉर्मल उसमें आ जाता है तो हो जाता है। लेकिन देखिए ये ट्रांसवर्स है, शोल्डर नीचे आ रहा है, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। ये ब्रीच है, इसमें जो है बच्चे के बटक्स नीचे हैं, या कभी कभी, ये तो अब नहीं होता मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में, पुराने टाइम में होता था कि जब गांव से लेकर के आ रहे हैं दाई को दिखा करके लाते थे तो कभी पैर निकल आया, हाथ निकल आया, तो इसमें बहुत मुश्किल से ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाता है और रिस्की हो जाता है। अब जो लास्ट स्टेज है वो आपको देखना है कि अब आपको तैयारी जो आपने करी, मेंटल मेकअप कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अब आपको फिजिकल रूप से भी तैयार रहना है। कई बार देखते हैं लोग इतने लापरवाह होते हैं कि उनका बैग लास्ट डे तक तैयार नहीं होता। तो आपको अपने बैग में क्या क्या रखना है जो आप हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं, उसकी तैयारी भी कम से कम आप 15-20 दिन पहले कर लीजिए। 8 महीना समाप्त होने के बाद कई लोगों के घर में क्या होता है, एक रिचुअल होता है कि वो बच्चे के कपड़े नहीं बनाते, लेकिन इतनी मुश्किल होती है। आप सोचिए ठंड के दिनों में रात में 2 बजे अगर बच्चा हो रहा है और हमने बच्चा निकाल के ट्रे में रखा तो चादर भी गीली हो जाती है, उसको भी हमने 2 बार बदल दिया। लेकिन अगर कोई जो आए डिलीवरी के लिए कपड़े नहीं लाएंगे तो हम बच्चे को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो ऐसे ये अंधविश्वास में नहीं पड़िए। आप अपने फ्रेंड से, रिश्तेदार से, किसी से भी अगर पुराने कपड़े ले रहे हैं या नए कपड़े ला रहे हैं, जैसे आपके यहाँ कस्टम हो, उसकी तैयारी पहले से करिए। लेकिन अगर नए ला रहे हैं या पुराने ला रहे हैं, दोनों को आप अच्छे से गुनगुने पानी में धो करके, डिटॉल के पानी में धो करके, कड़ी धूप में सुखा करके, क्लीन बैग में उसको रैप करके रख लीजिए। तो ये बच्चे के कपड़ों की तैयारी करनी है, आपको अपने गाउन्स, अपने टॉयलेटरीज, इस सब की तैयारी करनी है। हल्के स्नैक्स आप अपने पास रख लीजिए, जैसे जब आप एडमिट रहेंगे उसमें कुछ घंटे लगेंगे तो आप हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर सकें। आप छोटी छोटी लैया है या मूंगफली है, ऐसे कुछ चीजें जो हल्के दर्द में आप खा सकते हैं, उसको आप रख लीजिए। अपने गाउन, अपने सूट या पेटीकोट्स, ये सब आपके रहने चाहिए। आपके अंडरगारमेंट्स का साइज अब बदल जाता है, तो आपके थोड़े बड़े साइज के अंडरगारमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। एक कोई ग्लास, कटोरी, चम्मच, ये छोटी सी प्लेट, ये आपके बैग में होना चाहिए। फिर सैनिटरी नैपकिन अब अलग तरह के आने लगे, बड़े साइज के सैनिटरी नैपकिन, मैटरनिटी नैपकिन आते हैं, उसको भी मंगा के एक पैकेट आप पहले से रख लीजिए। पुरानी यूज करी हुई पतली धोती, जैसे मलमल जैसे कपड़े की सॉफ्ट धोती, उसको भी डिटॉल के पानी में धो करके, सुखा करके, धूप में सुखाइए सब चीजों को, उसको आप अपने बैग में रख लीजिए। बच्चे के कपड़े, डायपर, वाइप्स, ये आप पहले से तैयार कर रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल के लिनेन से प्रॉब्लम होती है या अच्छी क्लीन फीलिंग नहीं आती है, तो अपनी बेडशीट, अपना पिलो, जैसे मैंने बताया, एक म्यूजिक फोल्डर जिसमें आपके सारे गीत हों, भजन हो, श्लोक हो, बुक्स जो आप पढ़ती रही हो, वो साथ में लेके जाइए। और धूप बत्ती या अगरबत्ती या अच्छी सुगंध का कोई तेल, इंसेंस स्टिक्स, ये सब आप अपने बैग में पहले से तैयार करिए। एंड दिस इज व्हाट यू वर वेटिंग फॉर। और फिर ये देखिए, ये मिरेकल जो है बहुत खूबसूरती से आपके सामने प्रत्यक्ष घटित होगा और ये शिशु आपके बाहों में आ जाएगा। और फिर
आपका जीवन एक नए यात्रा आपकी इस शिशु के साथ आरंभ होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं।